so that we all can see it in future also. म्यूट कर रहा हूं सभी दोस्तों को ताकि आपकी कॉल, आपका अननोइंगली अनम्यूट होना कॉल को डिस्टर्ब ना करे। मैंने खुद का कैमरा ऑफ किया है ताकि रिकॉर्डिंग में मैं ना दिखूं, सिर्फ और सिर्फ पूरा पूरा स्क्रीन दिखे, सो दैट एवरीवन हु सीज इट कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली। दोस्तों, बजाज लाइफ गारंटेड वेल्थ गोल, हम लोगों ने ऑप्शन लिया है अश्योर्ड इनकम। ओके, गारंटेड वेल्थ गोल प्लान, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में GWG यूज करते हैं, इसके अंदर कई सारे वेरिएंट्स हैं। मैंने वेरिएंट यूज किया है अश्योर्ड इनकम। आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ अ पर्सन जो 40 साल का है, जो 10 साल पैसा भरेगा और 1 साल का 5,16,351 रुपए वो भर रहा। तो मैं यहाँ एक्सेल पे साथ साथ डाल देता हूँ व्हाट आई पेड। व्हाट आई एम पेइंग 516351, 516351 आई एम पेइंग फॉर हाउ मेनी इयर्स, फॉर 10 इयर्स। तो टोटल अमाउंट मैंने कितना पे किया, लेट मी जस्ट मल्टीप्लाई इट, 516,351 इंटू 10, द टोटल अमाउंट पेड बाय मी इज 51,63,510 रुपीज। कितने सालों में भरा, 10 सालों में। ठीक हो गया जी। अब देखते हैं व्हाट आई गेट, व्हाट आई गेट। तो भाई डेफरमेंट पीरियड है 1 साल का। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने 10 साल पैसा भरा और मैं 1 साल इंतजार किया। 10 साल पैसा भरा, 1 साल और इंतजार किया। 11 साल खत्म होते ही या 12वें साल से एक गारंटेड टैक्स फ्री, यहां मैं टैक्स फ्री शब्द यूज कर रहा हूं क्योंकि ये प्लान सेक्शन 1010D कंप्लायंट है। सेक्शन 1010D सिर्फ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में कंप्लायंट होता है, पेंशन प्रोडक्ट्स में नहीं। तो टर्म प्लान हमने सीखा, वहां मिलने वाला पैसा टैक्स एग्जेम्प्टेड था क्योंकि सेक्शन 1010D के अंतर्गत था। यहाँ जो बता रहा हूं ये भी टैक्स कंप्लायंट रहेगा एज पर IRDA, एज पर इनकम टैक्स एक्ट। अगर आप कोई भी प्रीमियम भर रहे हैं जो 5 लाख रुपए से अंदर अंदर है, तो हम उसको टैक्स एग्जेम्प्टेड इनकम देंगे। यहाँ हम थोड़ा सा बढ़ा के ले रहे हैं, वी विल एडजस्ट इट अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मेरे को गारंटेड इनकम आएगा 511,770। कंपनी ने बोला 511,770, आपने कितना पे किया था, 516351। कितने सालों तक पे किया था, 10 सालों तक। बहुत बढ़िया जी। कंपनी ने बोला हम आपको क्या देंगे वापस, 11th ईयर एंड होते ही हम आपको 511,770 हर साल देना शुरू करेंगे। ये इनकम कितने साल तक मुझे आएगी, यहां लिख के बता रहा हूं जी, 30 सालों के लिए। ये इनकम कितने सालों के लिए आएगी, 30 सालों के लिए आएगी। टोटल कितना पैसा मुझे वापस आ गया, आइए जरा मल्टीप्लाई लगा लेते हैं। 511,770 मल्टीप्लाई बाय 30, 1,53,53,001। दोस्तों, मैंने 51 लाख रुपीज इंस्टॉलमेंट्स में पे किया। मुझे इंस्टॉलमेंट्स में ही 1,53,53,000 अगले 30 सालों में 100% गारंटेड मुझे वापस मिल रही। क्या ये इनकम कभी कम होगी, आंसर इज नो। ये इनकम एज इट इज रहेगी और टैक्स लॉस के अंतर्गत मुझे टैक्स एग्जेम्पशंस भी देगी। क्या और भी कुछ मिलेगा, हाँ जी। रिटर्न ऑफ प्रीमियम के तौर पर 50 लाख रुपीज, रिटर्न ऑफ प्रीमियम के तौर पर 50 लाख रुपीज मुझे ये भी मेरी लास्ट इंस्टॉलमेंट के साथ पे कर दिया जाएगा। तो टोटल मेरे को कितना मिल रहा है, इनकम जो आ गई ये एक हो गया, 50 लाख रुपीज एक हो गया। इन रियलिटी व्हाट आई एम गेटिंग इज 2 लाख, 2 करोड़ 3,53,000। क्या ये मेरे बॉन्ड में लिख के आएगा, बिल्कुल लिख के आएगा जी। इनकम पीरियड 30 साल, इंस्टॉलमेंट इनकम 511,770। यहाँ पे देख लेते हैं नीचे, 5 लाख रुपए मैंने 10 साल पे किया, 12th ईयर से मुझे 511,770 आ रहा है, हर साल आ रहा है। और लास्ट EMI देखेंगे तो 5 लैक्स की जगह 55 लैक्स की आ रही है, क्योंकि लास्ट EMI में 50 लाख रुपीज भी ऐड हो जाएगा, जैसा हमने यहाँ पर मेंशन।
ठीक है। तो अभी मैंने प्लान को बहुत सिंपल वे से बताया, मैं क्या पे कर रहा हूं और मुझे क्या वापस मिल रहा है। ठीक बात है। आई एम श्योर ये बेनिफिट्स हम लोग ठीक से समझ पाए हैं। मेरा कस्टमर क्या पे कर रहा है और उसे क्या वापस मिल रहा है। अब इसके कुछ और बेनिफिट समझते हैं दोस्तों। इंश्योरेंस का एक छोटा सा वीडियो जो हम लोगों ने आपको भेजा हुआ है या बताया हुआ है। इंश्योरेंस का मतलब ही क्या है दोस्तों? इसका मतलब है रिस्क ट्रांसफर। किसके ऊपर से रिस्क ट्रांसफर? एसेट के ऊपर से। एसेट क्या होता है? हर वो चीज जिसकी कोई फाइनेंशियल वैल्यू होती है। मेरे फाइनेंशियल गोल्स भी एक एसेट होते हैं। ये मेरा फाइनेंशियल गोल है। मैंने एक प्लान बनाया कि भाई मुझे और मेरी फैमिली को एक गारंटेड इनकम हर साल आती रहे। अब इसमें जोखिम क्या है? व्हाट इज द रिस्क इन्वॉल्व इनटू इट? द रिस्क आर ऑफ थ्री टाइप्स, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं थ्री डीज। थ्री डीज। पहला, अगर मेरी डेथ हो गई, जो पैसा भर रहा है, अगर उसकी डेथ हो गई, तो फिर ये इनकम कहां से आएगी? बात बिल्कुल ठीक है। अगर उसे कोई डिजीज हो गई और वो पैसा भरने में सक्षम नहीं रहा, फिर इस अरेंजमेंट का क्या होगा? और अगर किसी एक्सीडेंट की वजह से मैं डिसेबल हो गया, फिर मेरी इस प्लानिंग का क्या? राइट। तो मैंने एक बहुत अच्छी सी प्लानिंग बनाई जो मैं किसी भी और सेविंग प्रोडक्ट के साथ भी बना सकता था। लेकिन ये जोखिम तो सभी जगह सेम रहने वाला है कि भाई इनकम तो अच्छी आ रही है। कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो मुझे 10 साल पैसा देकर अगले 30 सालों तक कितना इनकम आएगा इसकी मुझे गारंटी दे। यहां मिल रही है गारंटी, लेकिन अगर मुझे ही कुछ हो गया तो फिर क्या? तो आइए समझते हैं इन तीनों कंडीशंस में मेरा प्रोडक्ट कैसे काम करता है। दोस्तों, आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट डी। मेरा जो ये शख्स था, मान लीजिए राज, और इसका नॉमिनी है सिमरन, जो कि इसकी वाइफ है। पहला प्रीमियम दिया, वन प्रीमियम वॉज पेड, एंड अनफॉर्चुनेटली राज डाइड। कैसे हुई राज साहब की डेथ? वी आर अज्यूमिंग कि एक्सीडेंट से हुई। भाई 40 साल का बंदा है, अगले 1 साल में चला जाएगा अगर, तो हायर चांस है एक्सीडेंट से जाएगा। ठीक है जी। अभी क्या होगा? सिमरन को क्या मिलने वाला है? तो भाई सिमरन को सबसे पहले तो, क्योंकि डेथ एक्सीडेंट से हुई है, 50 lakhs विल बी पेड इमीडिएटली। बात नंबर वन, 50 lakhs विल बी पेड इमीडिएटली। बहुत बढ़िया बात। अब क्या होगा? अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक ऐसी सुविधा जो किसी और प्लान में आपको अक्रॉस इंडस्ट्री नहीं मिलती। ये कहता है जी, द डेथ बेनिफिट विल बी पेड एज अ रेगुलर इनकम ऑफ 4,70,000 स्टार्टिंग इमीडिएटली फॉर अ चोजन पीरियड ऑफ 30 years along with a lump sum of 50 lakhs। क्या मतलब बना इस बात का? तो आज अगर राज साहब एक प्रीमियम देकर, मतलब 5,16,000 रुपए देकर, अगर राज साहब की डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट, तो 50 lakhs तो सिमरन जी को इकट्ठे पे हो गया, प्लस इमीडिएटली 4,70,000 रुपीज का एक गारंटेड इनकम सिमरन को इमीडिएटली आना शुरू हो जाएगा अगले 30 सालों के लिए। आप बोलोगे सर प्रीमियम तो एक ही पे किया था। हाँ जी, यही इस प्लान की खासियत है। अगले 30 सालों के लिए सिमरन को ये पैसा इमीडिएटली आना स्टार्ट हो जाएगा। और 30 साल खत्म होते ही रिटर्न ऑफ प्रीमियम, जो राज साहब को 50 लाख आना था, अगर वो पैसा भरते तो आना था, बट वही 50 लाख सिमरन को भी आ जाएगा अगर राज साहब एक प्रीमियम दे के भी उनकी डेथ हो गई है। टोटल अमाउंट 1,91,00,000 सिमरन को पे कर दिया जाएगा अगर राज साहब पहली किस्त देते ही डिमाइस हो जाता है। और ये सारी बातें पॉलिसी डॉक्यूमेंट में लिख के आनी। ठीक है। Death because of an accident, 50 lakhs immediately. 4,72,000 will start coming to Simran.
फॉर द नेक्स्ट 30 ईयर्स। और ये 30 साल खत्म होने पर जैसे राज को 50 लाख आखिरी में मिलना था, वही 50 लाख सिमरन को भी मिलेगा। 1 करोड़ 91 लाख रुपीस का टोटल पे आउट प्लस 50 लाख रुपीस सिमरन जी को। ये अरेंजमेंट हमने बताया इफ द डेथ हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट। अगर ये डेथ नेचुरल हुई तो क्या होगा? अगर ये डेथ एक्सीडेंटल ना होकर नेचुरल हुई, भगवान ना करे राज जी को हार्ट अटैक आ गया, तो ये वाला 50 लैक्स नहीं मिलेगा। ठीक हो गई बात? तो अगर ये डेथ नेचुरल हुई, 4,70,000 रुपए राज जी को इमीडिएट, सिमरन को इमीडिएटली आना स्टार्ट हो जाएगा। और जब ये 30 साल का समय पूरा होगा, 50 लाख रुपीस एडिशनल उनको पे कर दिया। ठीक है जी। अब कंडीशन नंबर थर्ड। अभी हमने दोस्तों दो कंडीशन समझी। पहला, राज ने ये प्लानिंग किया, सब ठीक रहा तो क्या होगा। कंडीशन नंबर दो, राज ने ये प्लानिंग किया और पहला साल बीतते ही, पहला प्रीमियम देते ही अनफॉर्चुनेटली राज डाइस, तो क्या। अब कंडीशन नंबर थर्ड पे आ जाए। राज प्रीमियम भर रहा है, अचानक ही सफर्स अ क्रिटिकल इलनेस। क्रिटिकल इलनेस क्या होती है? तकरीबन 25 प्रकार की ऐसी इलनेसेस जो हमारे ब्रेन, लिवर, लंग या किसी मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लांट से संबंधित होती। कॉमन एग्जांपल पकड़ लेते हैं, हार्ट अटैक। अब अगर ऐसी कोई क्रिटिकल इलनेस हो गई तो क्या होगा? आगे के सारे प्रीमियम वेव ऑफ हो जाएंगे। WOP स्टैंड्स फॉर वेव ऑफ प्रीमियम। तो से फॉर एग्जांपल, राज ने अभी पहला प्रीमियम भरा था और उसको कोई क्रिटिकल इलनेस डायग्नोस हो गई। जैसे ही ऐसा हुआ, अगले 9 प्रीमियम्स विल बी पेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। और जैसे ही प्रीमियम पेमेंट का टाइम खत्म होगा, राज को ये 5,11,000 आना स्टार्ट हो जाएगा। और आखिरी में ये 50 लाख रुपीस, आखिरी में ये 50 लाख रुपीस फिर से पे किया जाएगा। राज ने यहां भी एक ही प्रीमियम पे किया। एक प्रीमियम पे होते ही उसे क्रिटिकल इलनेस हो गई। क्रिटिकल इलनेस होने का मतलब, अब राज के लिए बचे हुए 9 प्रीमियम्स कंपनी पे करेगी। द कंपनी विल बी पेइंग द प्रीमियम्स एज इट इज। तो क्योंकि कंपनी ने प्रीमियम पे किए, ये इनकम एज इट इज आएगी और लास्ट में रिटर्न ऑफ प्रीमियम भी राज को मिलेगा। ठीक हो गई जी ये बात। एक कंडीशन और ले लेते हैं। राज जी का कोई एक्सीडेंट हुआ और वो अपंग हो गए, डिसेबिलिटी हो गई। तो दोस्तों हमने इस पॉलिसी में डिसेबिलिटी बेनिफिट भी ऐड किया हुआ। तो अगर अपंगता हुई, 50 लाख रुपीस विल बी पेड इमीडिएटली। इसको, सिमरन को नहीं रे बाबा, डेथ थोड़ी हुई है, राज को पे कर दिया। अगर अपंगता हुई, क्योंकि हमने इस पॉलिसी में डिसेबिलिटी बेनिफिट भी ऐड किया हुआ है, 50 लैक्स विल बी पेड टू राज। और उसके बाद आगे के सारे प्रीमियम कंपनी भरेगी। मान लीजिए पहला प्रीमियम देते ही अपंगता हो जाती है, तो 50 लाख इकट्ठे राज को दे दिया जाएगा। आगे के सारे प्रीमियम कंपनी भरेगी और लास्ट में दोबारा से ये 50 लाख रुपीस राज को पे करें। राज को सेम 5,11,770 आता रहेगा कॉलेज से। ठीक है। एक बार दोबारा से पूरा प्लान फिर रिपीट कर रहा हूँ। राज डिसाइडेड टू पे अ प्रीमियम ऑफ 5,16,000 फॉर 10 ईयर्स। 1 साल का वेटिंग पीरियड। 12वें साल से 5,11,770 रुपए हर साल उसको एक रेगुलर गारंटेड इनकम आएगी, पूरे 30 सालों तक आएगी। और लास्ट में रिटर्न ऑफ प्रीमियम अमाउंट के अंतर्गत उसको 50 लाख रुपए हम लमसम पे करेंगे। टोटल 2 करोड़ 3 लाख रुपए राज के पास जाने वाले। ये होता अगर सब ठीक रहता। अब हमने पहली कंडीशन ली कि अगर राज की डेथ हो गई, अगर एक्सीडेंटल डेथ हुई तो 50 लाख इमीडिएटली पे हो जाएगा। और सिमरन को 4,70,000 रुपीस का गारंटेड इनकम
अगले 30 सालों के लिए इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा। और ये 30 साल पूरा होने के बाद जो अमाउंट रिटर्न ऑफ प्रीमियम के तौर पर हमने राज को देना था, वही अमाउंट हम दोबारा से नहीं, माफी चाहूंगा, वही अमाउंट हम सिमरन को भी दें। सेकेंड कंडीशन, राज ने पहला प्रीमियम पे किया और उसे कोई क्रिटिकल इलनेस हो, अगर क्रिटिकल इलनेस हो जाती है तो आगे के सारे प्रीमियम राज के कंपनी पे करेगी। पॉलिसी एज इट इज चलती रहेगी। 12वें साल से राज को वही इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा जो उसने तय करा था, और लास्ट में रिटर्न ऑफ प्रीमियम भी राज को पे कंपनी के द्वारा किया जाए। सिमिलर वे में क्रिटिकल इलनेस नहीं हुआ लेकिन अपंगता हो गई, भगवान न करे डिसएबिलिटी हो गई, इस सूरत में भी 50 लाख रुपीस राज को इमीडिएटली पे कर दिया जाएगा। और लास्ट में 50 लाख रुपीस दोबारा से हम राज को दें। तो दोस्तों, जब हम ये सारी बातें डिस्कस करते हैं, आप लोग एक बात को समझिए कि जैसे ही राज ने पहला प्रीमियम पे किया, कुछ चीजें गारंटी हो गई। जैसे कि एक इनकम अगले 30 साल तक आनी ही आनी। राज ठीक रहा तो इसको आएगी, राज को कोई इलनेस हो गई तो भी आएगी, राज को कोई अपंगता हो गई तो भी आएगी। ये इनकम गारंटी हो गई। प्लस रिटर्न ऑफ प्रीमियम का अमाउंट 50 लाख रुपए भी गारंटी हो गया। राज ठीक रहा, सब कुछ ठीक रहा, राज को आएगा। राज को इलनेस हो गई तब भी आएगा, राज को अपंगता हो गई तब भी राज को आएगा, और अगर राज की हो गई डेथ तो एक गारंटेड इनकम 30 सालों के लिए सिमरन को आएगी, और इसको भी 50 लाख रुपए का एक अमाउंट रिटर्न ऑफ प्रीमियम हेडर के अंतर्गत। सो आई कैन वेरी वेल एक्सप्लेन टू माई सेल्फ और टू माई कस्टमर कि सर, एक ऐसा प्लान जहां पहला प्रीमियम देते ही डेथ, डिसेबिलिटी या डिजीज के होने पर भी एक इनकम जो 30 साल तक आएगी, एक रिटर्न ऑफ प्रीमियम जो इस केस में 50 लाख रुपए है, सर ये मिलेगा ही। सो वन प्लान विच इज गारंटिंग माई क्लाइंट ऑल द बेनिफिट्स। अभी तक दोस्तों हमने दो सिनेरियो डिस्कस किए हैं। नंबर एक, राज ठीक रहा तो क्या होगा, और नंबर दो, अगर राज की डेथ या राज को डिसेबिलिटी या राज को क्रिटिकल इलनेस हो गई तो क्या होगा। एक सिनेरियो दोस्तों तीसरा भी है। अभी जो ये डेथ, अपंगता या क्रिटिकल इलनेस हो रही है, हम ये डिस्कस रहे हैं कर कि जब तक राज ने प्रीमियम नहीं भरा था, ये 10 साल पूरे नहीं हुए थे, उस दौरान अगर ये कुछ हो गया तो ये वाला कंडीशन एप्लीकेबल। हमने बार बार कहा ना कि राज ने पहला ही प्रीमियम दिया था, उसे कुछ हो गया तो, राज ने पहला ही प्रीमियम दिया था, ये पहला प्रीमियम दिया था या दो ही दिए थे या तीन ही दिए थे या 10 में से कुछ भी एक दिए थे, अगर इनकम शुरू होने से पहले राज के साथ ऐसी कोई घटना घट जाती है तो ये वाले सारे कंडीशंस एप्लीकेबल रहेंगी। हाउएवर, अगर ये इनकम स्टार्ट हो चुकी, अब मान लीजिए राज ने 10 साल पूरा पैसा भर लिया, 5 साल राज को इनकम भी आ गई, अभी राज की डेथ हुई तो क्या होगा। आई होप मैं अपना सवाल समझा पा रहा हूं। राज ने 10 साल पैसा भर चुका है, राज, उसका इनकम 5,11,000 का आना स्टार्ट हो गया है। अगर अभी राज की डेथ होती है तो क्या होगा दोस्तों, तो ये होगा कि अगर डेथ एक्सीडेंट से हुई तो सिमरन को 50 लाख पे हो जाएगा, अगर डेथ नेचुरल हुई तो सिमरन को लमसम कुछ नहीं पे होगा, एक्सीडेंट से डेथ हुई 50 लाख रुपए पे हो जाएगा, और ये वाली इनकम जो 5,11,000 रुपए की राज को आनी थी, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, अगर इनकम स्टार्ट होने के बाद
अभी हमने जो भी सिनेरियो पकड़े वो हमने ऐसे पकड़े कि राज प्रीमियम भरने से पहले राज की डेथ हो गई, या राज अपंग हो गया, या राज क्रिटिकल इलनेस के चक्कर में आ गया। अब हम ऐसा मान रहे हैं कि 10 साल पूरे हो चुके हैं, राज बिल्कुल ठीक रहा। अब राज की इनकम स्टार्ट हो गई, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल इनकम आ चुकी है। मैं लिख लेता हूँ, 5 years इनकम ऑलरेडी आ चुकी है, कंप्लीटेड। अब अगर होती है राज की डेथ बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट, तो 50 लाख रुपीज सिमरन को इकट्ठे पे हो जाएगा, और ये सेम 5,11,770 रुपए ये सिमरन को आना शुरू हो जाएगा। कितने सालों के लिए? जो भी साल बचे हुए हैं। मानो हमने 5 साल का एग्जाम्पल लिया, तो 25 साल सिमरन को ये पैसा आता रहेगा। उसके बाद ये आरोपी भी सिमरन को पे कर दिया जाएगा, और 50। अगर कोई सवाल है होल्ड मार के रखिए, मैं अभी समझ लूं। ठीक है। अगर डेथ नेचुरल हुई तो क्या होगा? तो एक्सीडेंटल डेथ का पैसा नहीं मिलेगा, और यही सेम कंडीशन वहां भी लागू हो जाएगी। सिमरन को 5/11 आना स्टार्ट हो जाएगा, और आखिरी में उसको, लास्ट में हम उसको 50 लाख रुपए भी। ठीक है। तो डेथ ड्यूरिंग द प्रीमियम पेमेंट इज नॉट कंप्लीटेड, या फिर इसको ऐसे कहें कि डेथ अगर हुई इनकम शुरू होने से पहले, तो जो कंडीशंस हमने पहले समझी थी वो सारी एप्लीकेबल रहेंगी। अगर डेथ हुई प्रीमियम पेमेंट कंप्लीट होने के बाद, तो जो कंडीशंस मैं अब बता रहा हूं इस तरह। ठीक है। मैं यहां इसको रोक देता हूं, इट बिकम्स बिट मोर क्लियर टू यू ऑल। मिनिमम एंट्री एज इस प्लान में क्या है? 1 साल। मैक्सिमम एंट्री एज क्या है? 60 साल। दोस्तों, दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो पॉलिसी खरीदता है, इस शख्स को हम प्रपोजर बोलते हैं। ये पॉलिसी खरीदने वाला शख्स है, ये पॉलिसी में पैसा डालने वाला शख्स है। ये वो शख्स भी है जिसको टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे, ये वो शख्स भी है जिसको सारे मैच्योरिटी या सर्वाइवल बेनिफिट मिले। सर्वाइवल बेनिफिट क्या हुआ? जो मुझे हर साल इनकम आ रही है। मैच्योरिटी बेनिफिट क्या हुआ? जो मुझे लास्ट में 50 लाख रुपए मिल, है ना, वो मेरा मैच्योरिटी बेनिफिट है। सर्वाइवल बेनिफिट क्या हुआ? जो मुझे हर साल जीवित रहने पर एक इनकम आ रही है, 5 लाख समथिंग अमाउंट। तो जो बंदा प्रपोजर होता है, ये सारी सुविधाएं उसको मिलती है। अब एक नाम और आता है जिसको हम कहते हैं इंश्योर्ड। इंश्योर्ड बोल दूं या फिर लाइफ इंश्योर्ड बोल दूं। ये कौन होता है? ये वो होता है भाई लोग जिसका इंश्योरेंस हो रहा है। अब आप बोलोगे क्या ये दोनों लोग सेम होते हैं? हो सकते हैं। क्या ये दोनों लोग अलग भी हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। तो मैंने पॉलिसी खरीदी अपने लिए, जैसा हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखा। राज ने पॉलिसी खरीदी, और इंश्योरेंस भी राज का ही था। एक बात हो गई। तो राज प्रपोजर भी है, राज लाइफ इंश्योर्ड भी। तो जिस इंसान का इंश्योरेंस हो रहा है इस पॉलिसी के अंदर, उसकी उम्र कम से कम 1 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम 60 साल का वो शख्स हो सकता है। जिसका इंश्योरेंस हो रहा है वो मैक्सिमम 60 साल तक का हो सकता है। अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। राज ने ये पॉलिसी खरीदी, लेकिन इंश्योरेंस सिमरन का हुआ। राज ने ये पॉलिसी खरीदी, बट इंश्योरेंस सिमरन का हुआ। तो राज कौन है? प्रपोजर है। सिमरन कौन है? इंश्योर्ड। ठीक बात हो गई जी। तो प्रपोजर और इंश्योर्ड सेम भी हो सकते हैं, प्रपोजर और इंश्योर्ड अलग अलग भी हो सकते हैं। अब इस केस में जो भी इस पॉलिसी की सारी खूबियां हैं, कि अगर डेथ हो गई तो ये पैसा, डेथ हो गई तो नॉमिनी को इनकम, ये सारी चीजें जिसका इंश्योरेंस हो रहा है उसकी डेथ होने पर चालू होंगी। जिसका इंश्योरेंस हो रहा है उसकी डेथ होने पर इंश्योरेंस के बेनिफिट एक्टिवेट होते हैं।
प्रपोजर की डेथ होने पर इंश्योरेंस के बेनिफिट एक्टिवेट नहीं होते। तो जो भी इंश्योरेंस का पैसा मिलना है या जो भी डेथ होने पर इनकम आनी है, वो सिर्फ तभी आती है जब जिसका इंश्योरेंस हो रखा है उसकी डेथ हो जाए। ठीक है। तो क्या प्रपोजर भी 1 साल का हो सकता है? आंसर इज नो। प्रपोजर की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने वाला एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है कंपनी के साथ। और जब भी आप कोई कानूनी काम करने निकलते हैं तो आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए भाई। तो जो पॉलिसी खरीदता है उसकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम 99 भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बहुत बार आपने देखा होगा कि एक दादा या एक नाना या एक दादी या एक नानी अपने पोतों के लिए, नातियों के लिए पॉलिसी खरीदते हैं। तो वो लोग बनते हैं प्रपोजर, और उनका नाती या पोता या नातिन या पोतिन बनती है लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है। अब जब मैं ये बातें बता रहा हूं, एक चीज प्लीज और समझ लीजिएगा, नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में भी पूछ लिया जाए। वो क्या है कि भाई कौन किसके लिए पॉलिसी खरीद सकता है? कौन किसके लिए जीवन बीमा पॉलिसी खरीद सकता है? मैं इंडिविजुअल प्लान की बात कर रहा हूं, मैं कंपनी वाले प्लान्स या बैंक वाले प्लान्स की बात। तो एक इंसान अपने लिए, सेल्फ के लिए, अपनी खुद की स्पाउस के लिए। खुद का शब्द इसलिए बोल रहा हूं भाई कि आगे जाकर आप बोलो सर बीवी के लिए बोला था, किसकी बीवी के लिए थोड़ी बोला, है ना? तो आप पॉलिसी खरीद सकते हैं अपने खुद के लिए, अपने खुद के स्पाउस के लिए, अपने खुद के बच्चों के लिए, या अपने बच्चों के बच्चों। ठीक है जी। ये बात बिल्कुल माइंड में रखिएगा। इंश्योरेंस लॉज और हमारा कानून इसके अलावा आपको किसी और के लिए पॉलिसी खरीदने के लिए अलाउ नहीं करता। तो आप अपने लिए खरीद सकते हैं, खुद की बीवी के लिए खरीद सकते हैं, खुद के बच्चों के लिए खरीद सकते हैं, खुद के ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए खरीद सकते हैं। आप अपने भाई के लिए, बहन के लिए, भाई बहन के बच्चों के लिए, पड़ोसी के लिए, दोस्तों के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं खरीद सकते। ठीक है जी। अपने चाचा मामा के लिए, फूफा के लिए नहीं खरीद सकते। तो इन बातों का हमें प्लीज ध्यान रखना है, और मेरे कस्टमर को ये चीजें इस पर्टिकुलर प्लान को लेके बतानी है कि भाई मार्केट में कोई ऐसा अवेन्यू नहीं है जो पहला प्रीमियम देने के बाद, देखो दोस्तों, बहुत सी चीजें हैं जहां मैं पैसा लगा सकता हूँ, जैसे एक एफडी, एक आरडी, गोल्ड, म्यूचुअल फंड्स, पोस्ट ऑफिस, पीपीएफ, एटसेट्रा एटसेट्रा, इक्विटी, शेयर्स खरीद सकता हूँ, है ना? बट आप लोगों से सवाल जानना चाहूंगा, एक आंसर जानना चाहूंगा कि आज अगर मैंने 5 लाख रुपए गोल्ड, आरडी, ईपीएफ, म्यूचुअल फंड में लगाए और मुझे कुछ हो जाता है, तो मेरे नॉमिनी को क्या मिलता है? सेम 5 लाख रुपए मिल जाएगा, थोड़े बहुत ब्याज के साथ, है ना? लेकिन अगर सही सेम 5 लाख रुपए मैंने अपना पहला प्रीमियम पे किया GWG अश्योर्ड इनकम वेरिएंट प्लान के अंदर, जो हमने अभी समझा, और अगर मेरी डेथ हो गई, तो मेरे नॉमिनी को कितना बेनिफिट मिल रहा है? 1 करोड़ 91 लाख। राइट। देर इज नो अदर ऑप्शन इन एंटायर इंडिया एटलीस्ट जो कि इसको कंप्लीट करे इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स एंड इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट्स जो ये पॉलिसी देती है। क्योंकि दोस्तों हर सेविंग प्रोडक्ट एक कंसेप्ट पे काम करता है, जिसे हम कहते हैं सेव एंड क्रिएट। मैं पहले पैसा जोड़ता हूं, फिर एक एसेट क्रिएट होता है ना? आज आपने पीपीएफ में लगाना शुरू किया, म्यूचुअल फंड में लगाना शुरू किया, बैंक की एफडी में लगाना शुरू किया, आपने हर साल 5-5 लाख रुपए जोड़ा, 10 साल तक जोड़ा, फिर आपका एक एसेट, एक फाइनेंशियल एसेट क्रिएट हो जाए। ठीक बात। इंश्योरेंस प्लान कैसे काम कर रहा है? ऑन द कंसेप्ट ऑफ
क्रिएट एंड सेव। भाई मैंने पहला 5 लाख रुपए दिया, मेरा 1 करोड़ 91 लाख का एसेट खड़ा हो गया। अगर मुझे पहला प्रीमियम देते ही कुछ हो गया, तो मेरी वाइफ को, मेरे स्पाउस को 1 करोड़ 91 लाख के बेनिफिट मिल जाएंगे। तो पहले मैंने एक एसेट खड़ा किया, उसके बाद मैंने उसके लिए पैसा जोड़ना शुरू किया। और किसी जगह पर मैं पहले पैसे जोड़ूंगा 10 साल तक, फिर जाके मेरी वो वैल्यू तब भी बनेगी नहीं बनेगी, आई डोंट नो। राइट। तो इंश्योरेंस पॉलिसीज जो होती है, दे वर्क ऑन द कंसेप्ट ऑफ क्रिएट एंड सेव। बाकी सब चीजें सेव एंड क्रिएट पे। ठीक है जी, यहां मैं इस रिकॉर्डिंग को रोक देता हूं।